हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के मॉडल सेट प्रैक्टिस 8 के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके सामने रखने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप मेरे साथ जो है हर एक प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप देते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि सामान्य अध्ययन में यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। दोस्तों, आपको बताना है कि किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग वो भारत आया था। तो दोस्तों, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो है भारत के भ्रमण पे आया था, भारत की यात्रा करने आया था। और ये दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो है 629 ईस्वी में दोस्तों भारत भ्रमण पे ये आया था। और दोस्तों इसने जो है जब ये अपने शासनकाल में भारत आया था तो इसने जो है अपने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की पुस्तक में इसने जो है जितना समय तक ये भारत में रहा और वहाँ के शासनकाल, वहाँ के साम्राज्य के बारे में इसने इस पुस्तक में जो है वर्णन किया था। दोस्तों चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी। दोस्तों, अमेरिका की जो स्वतंत्रता थी वो किसके सिद्धांतों पर इसका जो है घोषणा जो है किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नैसर्गिक अधिकार। दोस्तों मैं बता दूं कि अमेरिका जो है इसको स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुआ था, तो अमेरिका जो है ये स्वतंत्र हुआ था दोस्तों 4 जुलाई 1776 को। दोस्तों अमेरिका जो है स्वतंत्र देश जो है घोषित किया गया था, आप इसको याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, किस कर को 1994 से 95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संविधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों आपको बताना है किस कर को जो 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बाद इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो दोस्तों इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेवाओं पर जो कर लगता है दोस्तों इसको जो है संवैधानिक दर्जा बाद में दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल आप देख रहे हैं 4 नंबर में, यहाँ पे लिखा हुआ है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। दोस्तों यहाँ पे बताना है कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला जो प्रथम सुल्तान हुआ था वो कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है प्रतिष्ठापन पत्र जो है इल्तुतमिश ने कब मांगा था, तो मैं आपको बता दूँ, इसने जो है प्रतिष्ठापन पत्र को इल्तुतमिश जो है यह 1229 ईस्वी में दोस्तों ये इसका मांग किया था, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो दोस्तों जिस बौद्ध भिक्षुक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत में किया था उसका नाम आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पद्म संभव। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1937 में, देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी का जो प्रस्ताव था उसका समर्थन जो है के लिए शिक्षा सम्मेलन जो है उसमें कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो दोस्तों यह जो है वर्धा में जो है यह बुनियादी शिक्षा जो है का शिक्षा सम्मेलन गांधी जी ने वर्धा में आयोजित किया था। और दोस्तों मैं बता दूँ, ये वर्धा जो है यह पड़ता है आपको महाराष्ट्र में। वर्धा जो है दोस्तों ये पड़ता है आपको महाराष्ट्र में, आप इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल इसमें लिख रहा है, देख रहे हैं आप कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट किसने लिखा था। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से एक संबंधित एक पैम्फलेट था, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ये जो है दोस्तों किसने लिखा था आपको ये बताने हैं। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मार्किस लफायेट, दूसरा है एडमंड बर्क, आगे मैं आपको और भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। तीसरा ऑप्शन आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जोसेफ फाउलन, और दोस्तों चौथा ऑप्शन में है एबे सीएस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबे सीएस। दोस्तों एबे सीएस ने जो है ये व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट जो है ये पैम्पलेट जो है तैयार किया था फ्रांसीसी क्रांति के समय में। और फ्रांसीसी क्रांति जो है ये हुआ था कब, 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति दोस्तों ये कब हुआ था, 1789 में हुआ था। और उसी के दौरान जो है इन्होंने जो है यह पैम्पलेट तैयार किया था। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। तो दोस्तों गांधी जी जो थे वो नमक सत्याग्रह किए थे, और ये जो आंदोलन था नमक सत्याग्रह, वो किस आंदोलन का जो है दोस्तों ये हिस्सा भी रहा था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। और दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ था, आपको मैं बता दूं, ये हुआ था दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। और भी दोस्तों ऑप्शन में आपको जो दिए रहा है मैं उसका भी आपको डेट बता देता हूँ। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह दिए हुए, चंपारण सत्याग्रह आप याद रखिएगा वर्ष 1917 में हुआ था। उसके बाद दूसरा में है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये हुआ था कब, तो 1942 में। उसके बाद आप देख रहे दोस्तों तीसरा ऑप्शन में लिख रहा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो नमक सत्याग्रह जो हुआ था, ये इसका मैं भी आपको बता देता हूँ। नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था ये दोस्तों हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो दोस्तों 12 मार्च 1930 के बाद अगले महीने में 6 अप्रैल को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये शुरू हो गया था, और ये जो था नमक सत्याग्रह आंदोलन का ही एक हिस्सा माना जाता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल को देखिए दोस्तों, लिखा हुआ यहाँ पे स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है। तो दोस्तों स्थिति से जो संबंधित यहाँ पे गतिरोध है उसका अभिलक्षण आपको यहाँ बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। तो दोस्तों जब स्फीति शुरू होता है तो उससे मुद्रास्फीति जो है शुरू हो जाता है, स्टैगफ्लेशन शुरू हो जाता है, और दोस्तों उससे जो है बेरोजगारी जो है बढ़ने लगता है। आप इसको याद रखेंगे। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 नंबर में आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है। तो दोस्तों आवश्यकताओं की जो मांग है ये पूरी तरह आलोचनीय होती है, पूरी तरह आलोचनीय होती है। जैसे कि दोस्तों इसमें मैं आपको अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो एग्जाम्पल में मैं यहाँ कर सकता हूँ जल। तो दोस्तों जल जो है एक ऐसा ये आवश्यकता है हर लोगों के लिए, हर लोगों के जीवन में ये एक ऐसा एक आवश्यकता है दोस्तों कि अगर जल जो है अगर ये इसको अगर दोस्तों इसका कोई कीमत भी लगा दिया जाए, ठीक है, अगर ये 10 रुपये का भी जल मिलता है, अगर 20 रुपये भी कर दे तो दोस्तों ये आपका ऐसा आवश्यकता है कि आपको जो है ये इस आवश्यकता को पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे इसका दाम कितना भी बढ़ क्यों ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है पूरी तरह आलोचनीय आवश्यकता माना गया है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह जो सेशन है आपको वाकई में पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों लिखा हुआ यहाँ पे 11 नंबर में, किसी देश का भुगतान शेष समयावस्था में कब होता है। तो दोस्तों किसी देश का भुगतान शेष समयावस्था में कब होता है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो जाए तब दोस्तों यहाँ कह सकते हैं यह जो है भुगतान शेष समयावस्था में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे लिखा हुआ है 12 नंबर में, मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से होता है। दोस्तों मूल्य वर्धित का अर्थ जो है आपको बताना है कि मूल्य वर्धित का अर्थ जो है ये क्या होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर होता है दोस्तों। तो मतलब माल और सेवाओं का जो अंतर होता है वो, और मध्यवर्ती माल और सेवाओं का जो अंतर होता है, उन दोनों के बीच के अंतर को दोस्तों यहाँ मूल्यवर्धित का जो यहाँ पे ये अर्थ होता है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 पे, 13 में लिखा हुआ यहाँ पे जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीएनपी का जो है एब्रिविएशन या फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और एनएनपी का जो है एब्रिविएशन हो जाएगा यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों यहाँ पे जीएनपी और एनएनपी के बीच के अंतर को आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला में कॉरपोरेट लाभ, दूसरा है व्यक्तिगत कर, तीसरा में है अंतरण भुगतान, और चौथा में है मूल्यह्रास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। तो मतलब जीएनपी और एनएनपी का जो बीच का अंतर होता है उसी को मूल्यह्रास कहा जाता है। आप इसको एकदम याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। मतलब कि यह कौन जो है निर्णय करता है, या किसके निर्णय में यह है कि कोई भी विधेयक जो है वह धन विधेयक है या
नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, मतलब कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको आप डायरेक्ट स्पीकर भी कह सकते हैं। इसका ये निर्णय ये लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और दोस्तों इस बात को आप याद रखिएगा, इस बात को जो है अनुच्छेद या आर्टिकल 110 में जो है वर्णित किया गया है। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल स्टूडेंट्स आप देख रहे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है फेबियन समाजवाद का घर जो है किसको माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड। दोस्तों इंग्लैंड को ही आप कह सकते हैं यहाँ पे ब्रिटेन यहाँ पे आप इंग्लैंड को ही कह सकते हैं। और दोस्तों फेबियन समाजवाद का घर जो है या समाजवाद का घर जो है ब्रिटेन को कहा जाता है। और दोस्तों फेबियन समाजवाद जो है ये कब शुरू हुआ था, तो मैं आपको बता दूं ये जो है वर्ष 1883 से लेकर के 1884 के बीच जो है दोस्तों ये फेबियन समाजवाद का जो है ये शुरू हुआ था और इंग्लैंड को जो उसका घर माना जाता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से सबसे दूर जो वातावरणीय परत होती है ये आप जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। मतलब कि इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बहिर्मंडल को, सबसे बाहरी मंडल होती है और इसको दोस्तों कहा जाता है एग्जोस्फेयर कहा जाता है। दोस्तों मैं वातावरणीय जो भी पृथ्वी के परत होती हैं, जो भी मंडल होते हैं, इसका मैं आपको बढ़ते क्रम में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं, सबसे पहला जो है चारों ऑप्शन में दोस्तों आपको तो दिया नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो निचला परत होता है उसमें आ जाता है आपको क्षोभ मंडल आ जाता है, इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरा मंडल दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा मंडल आप कह सकते हैं यहाँ पे या समताप मंडल जो है दूसरा परत होता है। उसके ऊपर की जो परत होती है दोस्तों वो हो जाता है मध्य मंडल। और दोस्तों उसके ऊपर का जो परत हो जाता है ये हो जाता है आपको आयनिक मंडल। दोस्तों आयनिक मंडल को ही यहाँ पे ताप मंडल भी कहा जाता है, आयनिक मंडल को यहाँ पे ताप मंडल कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों पांचवा जो लेयर होता है वो आपका हो जाता है बहिर्मंडल एग्जोस्फीयर। आप इसको दोस्तों क्रम वाइज याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 17 पे। 17 नंबर में देखिए लिखा हुआ है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों या घास स्थल को क्या कहा जाता है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण चारागाह घास का जो मैदान होता है उसको हम लोग कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको पंपास कहा जाता है। दोस्तों अब ऑप्शन में जो बाकी है मैं उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल दे देता हूँ। यहाँ प्रियरीज लिखा हुआ है दोस्तों, प्रियरीज जो है यहाँ पे याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको साउथ अमेरिका। दोस्तों साउथ अमेरिका नहीं, ये हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका दोस्तों हो जाएगा। प्रेयरीज जो है घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउन्स लिखा हुआ है, डाउन्स जो है दोस्तों ये घास का मैदान आपको पाया जाता है। डाउन्स जो है दोस्तों घास का मैदान ये पाया जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद स्टेपिस जो है दोस्तों ये पाया जाता है आपको यूरेशिया मतलब कि ये यूरोप और एशिया दोनों में जो है ये आपको स्टेपिस जो है पाया जाता है घास का स्थल। इन चारों को आप याद रखिए, किसी से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल 18 नंबर आप देख रहे लिखा हुआ है समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। तो दोस्तों समोच्च रेखाएं जो होती हैं वो कैसी स्थानों को मिलाने वाली ये रेखाएं होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थान को दोस्तों मिलाने वाली रेखाओं को समोच्च रेखा कहा जाता है। आगे मैं आपको बाकी तीनों ऑप्शन को भी यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों समवर्षा वाला जो रेखा होता है इसको आप कह सकते हैं आइसोहाइड्स। समवर्षा वाला रेखा जो होता है दोस्तों इसको आप कह सकते हैं आइसोहाइड्स कह सकते हैं। सम वायु दाब वाला जो रेखा होता है दोस्तों इसको कहा जाता है आइसोबार। और दोस्तों सम तापमान वाला जो रेखा होता है दोस्तों इसको कहा जाता है आइसोथर्म। ये सभी दोस्तों आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 19 पे। 19 नंबर में लिखा हुआ है निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। दोस्तों निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा जो मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, वह किस मिट्टी के श्रेणी में आता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, जिसको दोस्तों मखरला मिट्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, यही लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। और दोस्तों लेटराइट मिट्टी के बारे में आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है दोस्तों चाय की खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। चाय की खेती हो गई या दोस्तों आप कह सकते हैं
कपास की खेती के लिए जो है दोस्तों ये लेटराइट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त बनाता है। ऐसे आप याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कौन सा जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपको बास। बास जलडमरू मध्य जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करते हैं। दोस्तों दूसरा में आप देख रहे हैं बेबेल और मंडेव। दोस्तों बेबेल और मंडेव जो है ये आप याद रखेंगे एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका को जो दोस्तों ये दोनों महादेश को अलग करते हैं। दोस्तों पाक जलडमरू मध्य जो है, पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु मतलब भारत के तमिलनाडु और दोस्तों ये जो है श्रीलंका, तमिलनाडु श्रीलंका को जो है पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। दोस्तों बेरिंग जलडमरू मध्य जो है, बेरिंग जलडमरू मध्य यह जो है दोस्तों रूस और नॉर्थ अमेरिका को जो है रूस और नॉर्थ अमेरिका को जो है ये अलग करता है। दोस्तों आप लोग ये चार जो आपको मैंने बताया है ये आपके एग्जाम व्यू से जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेंगे। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में देख रहे हैं आप लिखा हुआ है एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं ऑप्शन में पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 राजधानी जो है दक्षिण अफ्रीका देश में है। दोस्तों मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि प्रशासनिक राजधानी जो दक्षिण अफ्रीका की है ये हो जाएगा आपको, इसकी प्रशासनिक राजधानी हो जाएगी दोस्तों प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी इसकी प्रिटोरिया हो जाएगी। विधायी राजधानी जो है दोस्तों इसका हो जाएगा आपको केप टाउन, विधायी राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों तो केप टाउन। और न्यायिक राजधानी जो है इसका हो जाएगा, न्यायिक राजधानी दोस्तों हो जाएगा इसका बुलोम फाउंटेन, न्यायिक राजधानी इसका हो जाएगा दोस्तों बुलोम फाउंटेन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की एक प्रशासनिक राजधानी हो जाएगी आपको प्रिटोरिया, विधायी राजधानी हो जाएगी केप टाउन और न्यायिक राजधानी हो जाएगी बुलोम फाउंटेन। 3 राजधानी वाला देश दोस्तों एकमात्र देश है दक्षिण अफ्रीका, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में लिखा हुआ है अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं। तो दोस्तों अफ्रीका के ही केवल देश यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अफ्रीका जो महादेश है उसके कितने देश जो हैं ओपेक संगठन के सदस्य में आते हैं। तो दोस्तों अफ्रीका के जो हैं 4 देश जो हैं ओपेक महासंगठन जो पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन है उसके अंतर्गत 4 देश आते हैं। और दोस्तों ओपेक के जो है टोटल देशों की अगर मैं बात करूँ तो ओपेक में दोस्तों कुल 12 देश जो हैं दोस्तों ये शामिल हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज क्या है। तो 2025 के अनुसार दोस्तों भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज आपको बताना है तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका 64.3%। दोस्तों पिछला जो था 10 साल पहले ये 2015 में दोस्तों इसका सामाजिक कवरेज जो था ये मात्र 19% था और 10 साल के बाद मतलब 2025 में जो है इसका सामाजिक कवरेज हो गया 64.3%। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जो है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया देश में, ये आप याद रखेंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा धरोहर स्थल जो है मध्य प्रदेश में नहीं है आपको ये बताना है। दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है सूर्य मंदिर कोणार्क जो दोस्तों ये आपको पड़ता है उड़ीसा में, सूर्य मंदिर कोणार्क जो है उड़ीसा में पड़ता है। तो दोस्तों यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको बताना है मध्य प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आप देखें सांची का स्तूप ये भी मध्य प्रदेश में है और भीमबेटका के शैल आश्रय जो ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स अगले सवाल पे। अगला सवाल आप देख रहे लिखा हुआ है 27 नंबर में जुलाई 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की थी। जुलाई 2025 में किस देश ने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की थी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। AIIB के जो अगले अध्यक्ष है उसके रूप में किसको चुना गया है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों झोजियाई। झोजियाई को दोस्तों चुना गया है। झोजियाई जो थे दोस्तों ये चाइना के जो है पूर्व उप वित्त मंत्री जो दोस्तों रह चुके थे, और इन्हीं को जो है अगला अध्यक्ष जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था, आप जान रहे हैं 1942 में। तो दोस्तों मैं इसका आपको डेट बता देता हूँ, ये जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। और दोस्तों इसी आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा राज्य है जो किसी अलग देश या किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता है, किसी दूसरे देश से सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे गुजरात जो है दोस्तों ये जो है पाकिस्तान देश से जो है सीमा साझा करता है। उसके बाद असम दिए हुआ है दोस्तों। असम जो है दोस्तों ये जो है बांग्लादेश और दोस्तों ये जो है भूटान, इन दोनों देशों से जो है असम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसके बाद आपको दिया हुआ राजस्थान भी जो है दोस्तों जैसे गुजरात है वैसे ही पाकिस्तान से ये भी जो है सीमा साझा करता है। और हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसी भी दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 31 नंबर में 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे। दोस्तों नाना साहब के जो है कमांडर इन चीफ 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान कौन रहे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तात्या टोपे। दोस्तों तात्या टोपे का आपको मैं बता दूं इसका जो नाम था, इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम जो था क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ये भी कभी कभी दोस्तों आपको एग्जाम्स के पेपर्स में पूछ लिया करता है, आप इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल आप देख रहे हैं 32 नंबर में लिखा हुआ है तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे। दोस्तों तेनालीराम जो है आपको बताने हैं कि किस राजा के दरबार में जो है ये रहते थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KDR कृष्णदेव राय। इसको शॉर्टकट में आप KDR से याद रखेंगे, कृष्णदेव राय। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने इस दिन हमला किया था। तो दोस्तों विश्व व्यापार केंद्र मतलब कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर न्यूयॉर्क में स्थित है, आतंकवादियों ने किस दिन हमला किया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 सितंबर। दोस्तों इसका मैं आपको वर्ष बता देता हूँ, 11 सितंबर 2001 को जो है ये हमला किया गया था। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा हुआ है बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था। तो दोस्तों बिहार का जो है पहला विज्ञान संग्रहालय जो है यह स्थापित हुआ था वर्ष 1981 में। और इसका मैं नाम बता देता हूँ आपको, इसका नाम था दोस्तों श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो है इसका नाम था, जो पहला बिहार में विज्ञान संग्रहालय जो है बनाया गया था, इसका नाम था श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। और 1981 में दोस्तों ये जो है स्थापित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विष्णुपद मंदिर जो है ये आप याद रखेंगे यह गया में स्थित है। दोस्तों विष्णुपद मंदिर का जो निर्माण जो था ये करवाया गया था अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई के द्वारा जो है दोस्तों ये विष्णुपद मंदिर का निर्माण गोवा में करवाया गया था, आप इसको भी याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप देख रहे हैं दोस्तों लिखा हुआ यहाँ पे 36 नंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के शीर्ष नागरिक पुरस्कार के सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्राप्त किया गया डैश अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। तो दोस्तों नागरिक सम्मान जो है ये नामीबिया के द्वारा दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये कैवें सम्मान से सम्मानित किए गए थे, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 27वां सम्मान इनको जो है दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो थे ये सबसे पहले जन आंदोलन जो है चंपारण में जो है दोस्तों शुरू किए थे। और दोस्तों ये जो है चंपारण में शुरू किए थे वर्ष 1917 में चंपारण में प्रथम जन आंदोलन शुरू किए थे, आप इसको याद रखेंगे स्टूडेंट्स।
आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 38 नंबर में, इनसैट 1A का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था। तो दोस्तों इनसैट 1A जो उपग्रह था, इसका सफल परीक्षण जो है वर्ष 1982 में किया गया था। और दोस्तों यह जो है कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अमेरिका से जो दोस्तों इसका सफल परीक्षण जो है इनसैट 1A का सफल परीक्षण किया गया था वर्ष 1982 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। झारखंड से दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्सर। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता चलूँ कि झारखंड से दोस्तों यहाँ पे बिहार का कौन कौन सा जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि गया तो यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा। उसके बाद नवादा और जमुई, ये सब जो है झारखंड से जो है सीमा साझा करता है। और इसके अलावे दोस्तों आप रोहतास याद रखेंगे, रोहतास भी जो है सीमा साझा करता है। औरंगाबाद, बिहार का जो औरंगाबाद है वो, और बांका, और उसके बाद दोस्तों हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, इतने जो है दोस्तों 4 और 3 7 जो है बिहार का जिला झारखंड से अपना अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। तो कौन कौन हो जाएगा, मैं आपको एक बार और भी रिकॉल कर देता हूँ। झारखंड से बिहार का राज्य जो सीमा साझा करता है उसमें गया हो जाएगा, जमुई, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, बांका और भागलपुर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए पहली बार किस रोग के उपचार की दवा कोर्टेम को मंजूरी मिली थी। तो दोस्तों कोर्टेम जो दवा थी इसको मंजूरी मिला था, ये मलेरिया का इलाज के लिए दोस्तों इसको जो है शुरू किया गया था, निर्माण किया गया था, आप इसको याद रखेंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन 41 नंबर पे। किस राज्य के धावक अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर की दौड़ मात्र 10.18 सेकेंड में पूरी करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों 100 मीटर जो है मात्र 10.18 सेकेंड में ही दौड़ करके पूरा कर गए थे। ये अनिमेश कुजूर एक धावक थे और ये किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ आप याद रखेंगे, अनिमेश कुजूर। आगे बढ़ जाते हैं, लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों ये जो है आपको भी याद होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी। और नील नदी जो है इसको कहा जाता है, नील नदी को ही दोस्तों इसको जो है मिस्र की नदी है दोस्तों, इसी को जो है नील का वरदान कहा जाता है। मिस्र देश को जो दोस्तों नील का वरदान या उपहार कहा जाता है। और ये नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो दोस्तों कहाँ पड़ती है, ये मिस्र में जो दोस्तों बहती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप देख रहे लिखा हुआ है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो थे इनका जन्म हुआ था वर्ष 1902 ईस्वी में। और दोस्तों ये जो थे इनका जो नारा था, एक दोस्तों इनका जो दिया गया नारा था, जो सबसे महत्वपूर्ण नारा था, और दोस्तों ये था संपूर्ण क्रांति। दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो नारा है, संपूर्ण क्रांति का जो नारा है किन्होंने दिया था, तो आप कह सकते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इनका जन्म जो है बिहार में ही हुआ था। बिहार में दोस्तों ये बिहार के सारण और बलिया आप कह सकते हैं। सारण बलिया जो है यहाँ पे हुआ था, और सिताब दियारा नामक गाँव में हुआ था। दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो सिताब दियारा नामक गांव में इनका जो है जन्म हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44 आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वर्ष 1917 में बनी थी दोस्तों, वर्ष 1917 में। और किस अधिवेशन के तहत बनी थी दोस्तों, तो आप याद रखेंगे इसको, ये जो है कोलकाता अधिवेशन के तहत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है बनाई गई थी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा हुआ है 45 नंबर में, गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था। दोस्तों गदर आंदोलन के यहाँ पे संस्थापक हो जाएंगे लाला हरदयाल। दोस्तों गदर आंदोलन का स्थापना जो है लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में किया था। और दोस्तों गदर आंदोलन जो था इसका मुख्यालय आपको मैं बता दूँ, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों हो जाएगा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों जो है इसका मुख्यालय है गदर आंदोलन का। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने
पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? दोस्तों महात्मा गांधी जो है पहला किसान आंदोलन, इससे पहले भी आपने ये क्वेश्चन को देखा था, ये हो जाएगा चंपारण में। और कब चलाया था दोस्तों? यही जो है जन आंदोलन था सबसे पहला, और ये वर्ष 1917 में चलाए थे। आगे देखिए लिखा हुआ है अगले सवाल पे, ईरानी यात्री मुल्ला बहबाहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो दोस्तों मुल्ला बहबाहानी जो थे ईरानी यात्री, इनके यात्रा वृत्तांत का नाम आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिर्तुल अहवाल। मिर्तुल अहवाल, इसको आप याद रखेंगे। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, वेब एक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों वेब एक्स के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पहला में लिखा हुआ है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेब एक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह पहल इसके स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम वेब एक्स का हिस्सा है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध से संबंधित था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध से संबंधित राज्य जो है कौन थे, आपको ये बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशल। कौशल जो है दोस्तों महात्मा बुद्ध से संबंधित यहाँ पे राज्य थे, इसको आप याद रखेंगे। आइए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर में लिखा हुआ है, बुद्ध के उपदेश मुख्यतया किससे संबंधित थे? दोस्तों बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे ये किससे संबंधित हुआ करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचारों और आचरण की शुद्धता। विचारों और आचरण की शुद्धता से ये इनका उपदेश जो है संबंधित था। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। आगे आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको हम लोग कर लेते हैं। 51 नंबर में दोस्तों आप देख रहे लिखा हुआ है, जब बर्फ़ के 2 घनों को आपस में दबाया जाए तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है? तो दोस्तों आपको ये प्रैक्टिकली दिया हुआ है कि जब आप 2 बर्फ़ के टुकड़े को आपस में जब जोर से दबा देते हैं तो वो दोनों जो है आपस में दोस्तों एक दबाव बना करके आपस में जुड़ जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा जो इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच जो है हाइड्रोजन आबंधन जो है बनने लगता है, इसलिए दोनों जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन आबंधन का बनना। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में लिख रहा है, वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चों को जन्म देने में मदद करता है? तो दोस्तों वैसे हार्मोन का आपको नाम बताना है जो यूट्रस को जो है संकुचित करके छोटा कर देता है, और वही जो है दोस्तों बच्चों को आगे जन्म देने में भी मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह जो हार्मोन है दोस्तों, यह जो हार्मोन है मवेशियों मतलब कि गाय और भैंसों के थनों में जो है दूध उतारने के लिए भी यही हार्मोन दिया जाता है। और जो भी माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनके भी दोस्तों स्तनों में ये ऑक्सीटोसिन का जो है दोस्तों हार्मोन पाया जाता है, जिससे माताएं जो अपने बच्चों को दूध पिला पाती है। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में, जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी डैश बढ़ जाती है। तो दोस्तों जब किसी पिंड को हम वायुयान से मतलब ऊपर से कुछ ऊंचाई से जब गिराते हैं तो इसकी क्या बढ़ जाती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो है दोस्तों त्वरण बढ़ जाता है। त्वरण बढ़ जाता है क्योंकि दोस्तों वेग में परिवर्तन यहाँ पे होते रहता है, और वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण यहाँ पे बढ़ जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 में 54 में लिखा हुआ है, जल खींचते समय जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो दोस्तों जल खींचने वाला जो विद्युत पंप होता है, विद्युत पंप, या जो है किसको मतलब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में जो है विद्युत पंप परिवर्तित करता है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 55 में लिखा हुआ है, मैक्स थियोडोर फेलिक्स वॉरलोई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों इनका नाम जो है थोड़ा सा बड़ा है, मैक्स थियोडोर फेलिक्स वॉरलोई। इनके संदर्भ में दोस्तों आपको यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा कथन जो है इनके लिए उपयुक्त है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है पहला कथन में, वे 1914 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जर्मन वैज्ञानिक थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। उसके बाद आप देख रहे हैं उन्होंने एक्स किरणों के विवर्तन की खोज की थी। ये भी दोस्तों सही है, एक्स किरणों के विवर्तन का खोज जो है दोस्तों इन्होंने ही किया था। और सीधे अगर पूछा जाता कि एक्स किरणों का खोज किसने किया तो इसका हो जाता W.K. रोएंटजेन।
तीसरा आप देख रहे लिखा हुआ है उन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। दोस्तों एक्स किरणों की खोज किसने की थी आपको मैंने बता दिया, ये गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपको डब्ल्यू के रोएंटजेन। तो केवल इनके संदर्भ में पहला और दूसरा जो है यहाँ पे कथन उपयुक्त है। तो दोस्तों मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे लिखा हुआ है 1 और 2 ऑप्शन जो है किसमें आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 56 नंबर में लिखा हुआ है किसी पिंड की उम्र उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। तो दोस्तों कुछ समय के बाद जो है किसी पिंड का गति में जो है दोस्तों बदलाव होते रहता है या पुनरावृत्ति उसका होते रहता है। जैसा पहले गति था वैसा ही गति दोस्तों फिर उसका होने लगता है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, आवधि गति बोलते हैं। आवधि गति, इसको आप याद रखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो दोस्तों लैंप की बत्ती में जो है तेल ऊपर उठता है कोशिकीय क्रिया या केशिकत्व क्रिया, जिसको दोस्तों आप इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी मोशन। जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कैपिलरी मोशन बोलते हैं। मतलब केशिकत्व क्रिया के कारण दोस्तों ऐसा होता है कि लैंप की बत्ती जो है उसमें तेल जो है ऊपर रिसते जाता है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आप देख रहे हैं गैस स्थिरांक कैपिटल आर का मान अर्ग डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स में क्या है। तो दोस्तों इसका आप मान याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 8.314 गुने 10 के पावर 7। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे लिखा हुआ है 59 में जीवों के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धायु कहा जाता है। 50% अगर हम कम कर देते हैं, ठीक है, तो इसको दोस्तों कहा जाता है अर्धायु अवधि। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। 60 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6.023 गुने 10 के पावर 23 हो जाता है दोस्तों अवोगाड्रो संख्या का मान। आइए आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है कार्बन के 6.023 गुने 10 के पावर 22 परमाणुओं का भार कितना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 ग्राम। 12 ग्राम दोस्तों आप याद रखेंगे यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 ग्राम। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पे आपको लिखा जा रहा है किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है। तो दोस्तों किसी द्रव में जो है एक कोलाइडी तंत्र जो है अगर वो परिक्षेपित हो जाए एक द्रव में तो उसको कहा जाता है इमल्सन। इमल्सन कहा जाता है दोस्तों, इमल्सन आप इसको याद रखेंगे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पाइप्ड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पीएनजी का प्रयोग जो है यहाँ पे किया जाता है पकाने या भोजन बनाने के लिए जो है दोस्तों पीएनजी पाइप प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो है पीएनजी में जो है दोस्तों क्या पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे CH4 मीथेन गैस जो इसमें अवेलेबल होता है। आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप देख रहे लिखा हुआ है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो दोस्तों रदरफोर्ड जो थे दोस्तों इन्होंने जो है नाभिक का खोज किया था और इन्होंने जो है दोस्तों जब अपना परीक्षण किया प्रैक्टिकली तो किसकी मौजूदगी को इन्होंने जो है सिद्ध करके दिखाया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणुओं में न्यूक्लियस। मतलब कि नाभिक का खोज जो है दोस्तों इन्होंने ही किया था और परमाणु में दोस्तों न्यूक्लियस नाभिक होते हैं सबसे पहले इन्होंने ही सिद्ध किया था। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 65 नंबर पे उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं। दोस्तों उच्चतर जो पौधे होते हैं उसके बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं आपको ये बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म दोस्तों भ्रूणपोष इसको हिंदी में कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 66 नंबर में यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों। यीस्ट जो है दोस्तों इसको कहा जाता है खमीर। खमीर मतलब यीस्ट जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 विटामिन बी का ये जो है महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देख रहे लिखा हुआ है मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। तो दोस्तों मूल परजीवी के रूप में जो पौधा व्यवहार करता है इसमें दोस्तों हो जाएगा कसकुट्टा। कसकुट्टा जो है दोस्तों एक परजीवी है, मतलब पैरासाइट है। और दोस्तों यह जो है एक तना होता है जिसके तने को दोस्तों हम लोग कहते हैं टेंड्रिल। टेंड्रिल कहते हैं जो दोस्तों एक दूसरे पौधे पे ये जो है
आलंबित होता है और उस पर धीरे धीरे वो लतरता है, और लतर करके दोस्तों जो है ये अपना जीवन जो है जीता है और परजीवी के रूप में ये जीता है। और इस कसकुट्टा को दोस्तों हिंदी में कहा जाता है अमरबेल। अमरबेल भी आपको हिंदी में दे देगा, ठीक है, इसलिए मैं इसका हिंदी बता दिया हूँ, आप इसको याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं 68 नंबर में लिखा हुआ है, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। तो दोस्तों पौधों में जो पत्तियां होती है उस पत्तियों में आप जब देखेंगे तो छोटे छोटे कई छिद्र जो है आपको वहाँ पे दिखेंगे, तो दोस्तों उसको कहा जाता है रंध्र। रंध्र को आप लोग दोस्तों कहते हैं इंग्लिश में क्या, स्टोमाटा। स्टोमाटा दोस्तों जो है इसको कहा जाता है इंग्लिश में रंध्र, छोटे छोटे छिद्रों को। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं अगले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। दोस्तों पशुओं का पशु महामारी रोग जो होता है ये किसके कारण से होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों विषाणुओं के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका पशुओं का जो दोस्तों रोग होता है, कुछ यहाँ पे दोस्तों एंथ्रेक्स हो जाता है, जो उनके दोस्तों पाँव या खुर में हो जाता है, ये वायरस के कारण ही होता है, आप इसको याद रखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे लिखा हुआ है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किनके द्वारा या किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों प्रकाशानुवर्ती संचलन जो है ये नियंत्रित किया जाता है ऑक्सीन के द्वारा। ऑक्सीन जो हार्मोन होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 71 नंबर में लिखा हुआ है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। दोस्तों वायु प्रदूषण को जो मॉनिटर करता है मतलब पता लगाता है कि वायु प्रदूषण जो है उन क्षेत्रों में है या नहीं है, दोस्तों ये हो जाएगा आपको लाइकेन। लाइकेन जो है दोस्तों ये सहजीवी का काम करता है और वायु प्रदूषण होने का पता करता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 72 नंबर में, किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है। तो दोस्तों मनुष्य की आंख पे जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आप याद रखेंगे वास्तविक और उल्टा बनता है, और क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है और हमारा आंख उसको वस्तु को जो है बड़ा करके दिखाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। तो दोस्तों पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर खगोलीय पिंड या कौन सा ग्रह जो है मौजूद है आपको ये बताने हैं। दोस्तों ये जो है प्लूटो हो जाएगा, क्योंकि प्लूटो को दोस्तों यहाँ पे वर्ष 2006 में ही ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, क्योंकि प्लूटो जो था ये पृथ्वी के पथ को जो है दोस्तों ये काट देता था, इसलिए इसको जो ग्रह की श्रेणी से वर्ष 2006 में ही हटा दिया गया था। और दोस्तों प्लूटो जो है ये पृथ्वी से लगभग माना जाता है कि 591 करोड़ किलोमीटर जो है दूरी पे स्थित है। तो सबसे दूरी पे स्थित जो खगोलीय पिंड है पृथ्वी से हो जाएगा प्लूटो, इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगला सवाल में लिखा हुआ है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ था। तो दोस्तों आप ऑप्शन से यहाँ पे ऑप्शन से बिल्कुल ही करेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले स्थापित हुआ था यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 IIT खड़गपुर, वर्ष 1951 में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों, ये आप देखते मात्र यहाँ से भी टिक लगा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस सेट प्रैक्टिस का यहाँ पे आप देख रहे लिखा हुआ है, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों निजी कंप्यूटर्स जो होती है उनका अगर कार्य क्षमता समाप्त हो जाता है तो उसमें कुछ कचरा उत्पन्न हो जाता है, उस कचरे को दोस्तों कहा जाता है क्या, ई कचरा कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको आज के सेशन में जो भी मैंने महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस को करवाए हैं, अगर ये आपको पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, और दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं आगे मॉडल सेट प्रैक्टिस 9 के कुछ महत्वपूर्ण और भी जीके जीएस के क्वेश्चंस को लाऊंगा, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे। धन्यवाद।